तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, बहुत ही प्यारी बात आप लोगों के सामने यहां पर बोलने जा रहा हूं, जो कि आप लोग अगर लाइफ में थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आएंगे तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आसान लगने लगेगी। आप लोगों ने कभी सोचा है कि लाइफ में ये एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं, क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं? क्योंकि उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए जिस तरह की क्वालिटी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, उस तरह की क्वालिटी वो ढूंढते हैं। तो उस लेवल का इंसान होना चाहिए जो वहां पर जाकर चीजों को संभाल सके। एक इंसान हुआ है जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, उसके हाथ में पोस्ट दे दी आईएएस की, वो डिस्ट्रिक्ट को संभाल लेगा। तो इसलिए उस लेवल की एक तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है और आप लोगों को आंका जाता है उसके ऊपर। कई सारे फील्ड में आप लोगों को एक्सीलेंट होना चाहिए उस पोस्ट पर जाने के लिए, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आप लोग होकर जाते हैं। तो इसी तरीके से जो आप लोग भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसमें भी आप लोग बिलीव करते हैं, जो भी आप लोग बोले, वो भी आप लोगों को इसी तरीके से आंकता है कि आप लोगों को लाइफ में कैसी पोजीशन पहुंचाना है। आप लोगों का जब टाइम बुरा होता है ना, जिसको आप लोग बुरा टाइम बोलते हैं, तो ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो कोयले को भी हीरा बना देता है। अगर लंबे समय तक जो कोयला है, कोयला भी कार्बन का बना होता है और हीरा भी कार्बन का ही बना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये कोयला ही एक तरीके से, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे एरिया में जो कोयला है उसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयले को हीरा बना देता है समय, इसी तरीके से ईश्वर भी एक रंग को भी राजा बना देता है। तो ये सारी चीजें टाइम और पेशेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग अपने गोल, टारगेट को लेकर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट के वे में उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, काम कर कर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा पर मिलेगा जरूर। पर लेकिन अगर आप लोग उसमें कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, उस काम को करने में भी दिल लगाकर उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो उसका फल जो है उस इंसान को मिलेगा जो दिल लगाकर कर रहा है। आप लोगों का नंबर नहीं आएगा। तो अगर आप लोग जी जान लगा देंगे किसी चीज में, तो वो चीज आप लोगों को मिलनी तय है। पर आप लोगों को भी उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, कि हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं लाइफ में, कुछ फिलोसफी हैं, उनको फॉलो कीजिए और फिर देखिए कितना आसानी से आप लोग चीजों को क्लियर कर कर ले जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, कई सारे बच्चे जो नया नया लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, उनको दिक्कत आती है लेक्चर में मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूं। तो देखिए यार, एक छोटी सी बात ये बोलना चाहता हूं कि मुझे पता है कि मैं स्पीड में बोलता हूं। उसका रीजन भी यहां पर ये है क्योंकि स्पीड में नहीं बोलूंगा तो जितनी सारी चीजें कवर करनी होती है वो कम टाइम में कवर नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के पास में अगर यूट्यूब पे आप लोग जाएंगे तो ऑप्शन रहता है, आप लोग मेरी स्पीड को दोगुना करके भी सुन सकते हैं और कम करके भी सुन सकते हैं। जब ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज क्यों नहीं करते हो? तो पहले ये बात हो गई। इसी के साथ में चलो मैं भी थोड़ी कोशिश करूंगा कि थोड़ा कहीं ज्यादा स्पीड में बोल देता हूं मैं भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर खत्म करने के मूड में रहता हूं कि यार जल्दी से। एक बच्चे के द्वारा लिखा गया, सर ऐसा लगता है लेक्चर खत्म करने के मूड में रहते हो। यार खत्म करने के मूड में नहीं रहता हूं, कोशिश ये करता हूं कि यार चलो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा और पढ़ा दूं। वो नहीं कहता कि चलो थोड़ा सा और कर लो यार, इतना कर लिया, थोड़ा सा और कर लो। तो वो वाली जो टेंडेंसी है, वो वाली टेंडेंसी थोड़ा स्पीड में बढ़ा देती है चीजों को, ठीक है। तो ये होता है बस, और कुछ नहीं है। वरना आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्विज है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख लिया तो आगे जिंदगी में क्वेश्चन आप लोगों को हलवा लगेंगे, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, जो कि डिस्कशन हम लोग करेंगे उसके अंदर। फिर बाद में रिविजन भी हम लोग देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया था कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से डोनेशन दे सकते हैं। अगर बात करें नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर, यानी कि एनडीआरएफ के अंदर, तो ये सेक्शन 46 कौन से एक्ट का है? देखिए, अगर कोई भी काम करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो, उनके पास में अलादीन का चिराग तो है नहीं कि पैसा पता नहीं कहां से उनके पास में आ रहा है। अगर जनता को फैसिलिटी पहुंचानी है, उनके पास में भी जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होकर आता है उसी से वो जनता को पैसा पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि रेवेन्यू का जो शॉर्टेज है वो कंट्रीब्यूशन से वहां पर एक तरीके से लिया जाता है, और उसको आप लोग यूज भी कर सकते हैं आगे चलकर, जो कि जो डिजास्टर जहां पर होता है उसमें रेस्पॉन्स के लिए फंड यहां पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई सरकार है या फिर कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, देखिए वहां पर एक साइकिल चलती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दुकानदार ने कोई सामान बेचना स्टार्ट किया, तो उसके पास में पैसा आएगा, वो सामान बेचेगा, फिर उसका अगर थोड़ा सा ज्यादा सामान बिक गया तो थोड़ा सा और वो आगे दुकान बढ़ा लेगा। तो इसी तरीके से बिजनेस चलना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट भी स्कीम इसी तरीके से, टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा रख रखा है, जितना अच्छा इकट्ठा टैक्स हो जाता है फिर ऐसी वेलफेयर की स्कीम गवर्नमेंट लाने लगती है। तो ये एक तरीके से एक प्रोसीजर है। जो अमीर लोग हैं उन पे से पैसा जो है गवर्नमेंट के पास में जाता है टैक्स के फॉर्म में, फिर जो गरीब लोग हैं उनके पास में वो पैसा वापस आ जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो गिव एंड टेक वाला मेथड यहां पर चल रहा है, तो उसी के चलते यहां पर ये एक प्रोसीजर है जो कि किस एक्ट के तहत है ये आप लोगों को बताना है। आगे अगर बात करें, यूनियन गवर्नमेंट के साथ में एक केस था यहां पर, जिसके जजमेंट के द्वारा जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 66A जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको शट डाउन कर दिया गया था, क्योंकि ये 2 आर्टिकल के साथ में यहां पर कंट्रोवर्सी कर रहा था। तो कौन से वो आर्टिकल है ये आप लोगों को बताना है।
अलग अलग बात करें यहां पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो भी चीजें खरीदती है उसके प्रोक्योरमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये टोटल जीडीपी का कितने परसेंट होता है। अगर जो गवर्नमेंट कुछ सामान खरीद रही है अपने ऐशो आराम के लिए या गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने के लिए, तो वो यहां पर कितना परसेंट होता है जीडीपी का। अगर बात करें हमारी कंट्री में कितना है, ये तो वर्ल्ड में बात बतानी है, और हमारी कंट्री में कितना है तो आप लोग चौंक जाएंगे यहां पर, जितना यहां पर वर्ल्ड में हमारी कंट्री में उसका डबल खर्चा करती है हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक स्टेट लेवल जो बर्ड फेस्टिवल है, यानी कि चिड़ियाओं का ये मेला आप लोग बोल सकते हैं, फेस्टिवल बोल सकते हैं इसको, जिसका नाम है यहां पर कालरव। कालरव जो है यहां पर ये ये देखिए दो अलग अलग बर्ड सेंचुरी हैं, इनको एक साथ इसलिए पुकार दिया जाता है क्योंकि ये एक ही जगह देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है नेगी नाक्टी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। तो कौन से राज्य में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ये हैं, क्या कोई इस डिस्ट्रिक्ट से आता है, कोई जानता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? अगर हाँ तो बताइए इसके बारे में, और फिर आप लोगों को आर्टिकल के अंदर तो देखने को मिलेगा ही। LSD क्या है यहां पर, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो 10% है, यानी कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो 10% जो है जान जाने की संभावनाएं रहती है। तो ये बीमारी क्या है और किसके लिए है ये बीमारी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एडेप्शन गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है वो आने वाले टाइम पे 4 गुना हो सकता है 2050 तक। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में अगर डिफरेंस देखना चाहते हैं तो जैसे हमारी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बुलाता है और यूएसए को एक डेवलप कंट्री बुलाता है, जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, ठीक है। कोई बिल्कुल गैप क्राइटेरिया आप लोग नहीं बोल सकते कि ऐसे लाइन खींच देंगे ये कंट्री डेवलप होगी, डेवलपिंग होगी, पर हाँ ये है कि एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग बता सकते हैं। जैसे आज के डेट में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्री आप लोग नहीं बता सकते, मिक्स हो चुका है, कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में। ऐसी कोई कंट्री नहीं है सारी चीजें प्राइवेट के हाथ में या फिर सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसलिए आज के डेट में एक मिक्स आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। जैसे बुद्धा वाला पाथ होता है ना, मिड पाथ, आप लोग ना तो ज्यादा कट्टर बनना है ना ही ज्यादा नॉर्मल बनना है, एक मिड पाथ पर चलो, वो वाली बात है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक आर्टिकल बताना है आप लोगों को हमारे संविधान में। ये आर्टिकल क्या बात करता है कि आप लोग जो भी कल्चर है या लैंग्वेज है, जो भी चीजें आप लोग फॉलो करते हैं अपने बिलीफ के तौर पर, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे संविधान में ये आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 के अंदर, जो आप लोगों को ये हक देता है। तो जल्लीकट्टू जो है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि 2021 में अभी तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो उसके चलते जल्लीकट्टू जो है वो फिर से यहां पर न्यूज में आ गया है। तो कहां पर क्या क्या केस रहे हमारी कंट्री में जल्लीकट्टू को लेकर और क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो सारी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डे को समझते हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, तो यानी कि अगर कहीं पर कोई डिजास्टर हो रहा है, कोई महामारी आ रही है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वहां पर हमारी जो टीम पहुंचती है उससे रिलेटेड ये डे है जिसको NDRF राइजिंग डे आप लोग बोलते हैं। ये 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या करती है NDRF जो है यहाँ पर ये मल्टी स्किल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन फोर्स होती है कंट्री के अंदर, और ये कई सारे काम करती है, खासकर जहां पर कोई हरकतें देखने को मिलती है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या फिर साइक्लोन आ गया, कोई और ऐसी कंडीशन बन गई, तो यहां पर ये टीम पहुंचती है। तो ये जो बेसिकली टीम है डिजास्टर को मैनेज करने का काम करती है, ताकि जो डिजास्टर है जहां पर महामारी आई है उसको थोड़ा सा रोका जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। देखिए लोग मर रहे हैं तो थोड़ा सा बचाया जा सके, सबको तो बचा नहीं सकते तो कम से कम कुछ को तो बचा ले, जितने भी बचा सकते हैं। तो ये जो किसके अंडर आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। कौन है मिनिस्टर हमारी कंट्री में आज के डेट में है? अमित शाह साहब, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? ये इसका न्यू दिल्ली के अंदर में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है कि आप लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड उसको बोला जाता है, ठीक है। ये फोर्स है और ये फंड है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है उसमें आप लोग यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारी कंट्री का 2005 का, जिसके तहत आप लोग यहां पर डोनेशन कर सकते हैं, ऐसा यहां पर आप लोग जानिएगा, ठीक है। देखिए हमारी कंट्री में जैसे बात करें 2004 में सुनामी आई, तो हमारी कंट्री में 2005 में क्या बन गया? नेशनल डिजास्टर ये मैनेजमेंट फोर्स बन गई। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आई उसके बाद में चीजें जो है वो आगे बढ़ी, ठीक है। तो आइडिया था इसके बारे में, क्वेश्चन बने तो आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर बात करेंगे तो सेंटर लेवल पर कौन यहां पर ये इसको बेसिकली इसका हेड होता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का, स्टेट पर कौन होता है और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट पर कौन होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात की जा रही है।
तो ये जो इंटरनेशनल न्यूज है इसमें क्या बात है, तो यहां पर बात की जा रही है बिग टेक कंपनीज के बारे में। अभी आप लोगों को पता है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया यहां पर कि वो ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह जो है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आप लोगों को मैं पहले न्यूज बता चुका हूं, फिर अभी क्या बताने जा रहा हूं, आखिर कौन सा यहां पर ऐसा लॉ है जिसके हिसाब से इसको यूज किया गया है। तो ये है इनके यहां पर सेक्शन 30 है यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। तो इसके तहत अगर कोई भी ऐसी हरकतें आप लोग करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को रोका जा सकता है। तो कम्युनिकेशन जो डिसेंसी एक्ट है यहां पर ये पास किया गया था 1996 में, जिसके बेस पर यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, कोई पोर्नोग्राफी या ऑनलाइन कोई ऐसे वोलेशन करता है तो उसको रोका जा सकता है, जिसके बेस पर यहां पर रोका गया है। अगर बात करें रिपब्लिकन है डोनाल्ड ट्रंप और वैसे डेमोक्रेट है ओबामा वाली पार्टी या फिर जो बाइडेन वाली, उनके द्वारा बोला गया कि ये हमेशा से हमारे खिलाफ ही ऐसे स्टेप उठाते हैं, नॉर्मली ये सेक्शन जो है वो हमारे खिलाफ यूज किया जाता है, तो ये गलत बात है। तो ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो ये तो बोल बच्चनगिरी है। हमारी कंट्री में इसके बारे में अगर बात करें तो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जिसके हिसाब से अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसका सेक्शन 66A जो है वो काफी लार्ज स्केल पर न्यूज में रहता था, क्योंकि कई बार अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ आप लोग कुछ बोल देते थे तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता था। कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जिसके चलते इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सा वो केस था जिसके द्वारा इसको हटाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं पर आता है इंडिपेंडेंट फ्री स्पीच के बारे में लिखने के लिए। तो यह है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें जो जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन और इसी के साथ में जे चलमेश्वर, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, ये बेसिकली जो सेक्शन था 66A इसको हटा दिया गया और बोला गया कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, इसके फ्री स्पीच और राइट टू लाइफ, यानी कि आर्टिकल 19 है फ्री स्पीच के बारे में और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ के बारे में, तो इनको दोनों का हनन करता है। तो इसलिए यहां पर इसको स्टक डाउन कर दिया गया। तो पूछा क्या क्या जा सकता है आप लोगों से यहां पर, एक तो आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, और यहां पर इस केस के नाम के बारे में पूछा जा सकता है। जज के बारे में शायद ही कोई पूछेगा, तो जस्टिस जो रोहिंगटन एफ नरीमन और जस्टिस चलमेश्वर कई सारी प्रोनाउंसिएशन ना मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो जस्टिस ये है चलमेश्वर, ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, जैसे कि ये वाला हो गया और यहां पर ये आर्टिकल हो गया। ओके, तो इनके बारे में आप लोग को जरूर आइडिया होना चाहिए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये बात करें नेशन की न्यूज के बारे में। तो क्या क्या बातें की जा रही है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बात की जा रही है यहां पर, अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अगर उसके बारे में बात करें तो उसके द्वारा यहां पर एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर फोकस देकर बताया गया है कि हमारी कंट्री में अगर कुछ भी खरीदना होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में अगर जितने भी सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है, उन ऑफिसेज के आगे ऑफिसेज के अंदर वहां पर सैनिटाइजर की बोतल चाहिए, ठीक है, इसी के साथ में टिश्यू पेपर चाहिए या फिर कोई वैसा पेपर चाहिए, A4 साइज शीट चाहिए, तो इस तरीके की कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा जो सामान होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा कि कई जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, फिर कोई भाई वगैरह होता है, जैसे कि जाते हैं तो कई बार देखने को मिलता है कि ऑफिस से ये चीजें उठा के ले आते हैं, गवर्नमेंट का सामान है कोई नहीं उठा लो। तो ऐसी टेंडेंसी कई बार आप लोगों ने देखी होगी, ये ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती है। ऐसी कई सारी जो चीजें जो रिपोर्ट आती है पता चलता है कि इतना सारा नुकसान हो गया गवर्नमेंट को, तो कई बार जो इंप्लॉई है वो सोचते हैं कि यार अब मतलब एक तरीके से होनी कि अपनी चीजों को गवर्नमेंट को अपना नहीं मानते हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है सब गवर्नमेंट का ही, तो अब पता नहीं है इंडायरेक्ट वे में टैक्स हम ही पे कर रहे हैं और उसी को वहां पर उस तरीके से किया जा रहा है। तो यहां पर इसके बारे में बात करें तो जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए टेंडर निकालते हैं। टेंडर का मतलब होता है कि एक तरीके से बोली लगे। यहां पर जैसे मैं बोलूं कल को कि एक तरीके से हम लोग क्या करना है, कुछ काम हम लोग को करना है, स्टार्ट करना है और उसके लिए टेंडर निकाला जाए। मान लीजिए कल को टी शर्ट वगैरह हम लोग को देनी है, ठीक है, और मैं बोलूं कि मुझे 500 टी शर्ट चाहिए, तो 500 टी शर्ट चाहिए ताकि जो बच्चे क्वेश्चन आंसर देते हैं उनको टी शर्ट वगैरह दी जा सके। तो यहां पर मैं बोलूं कि 500 टी शर्ट चाहिए और किसी कंपनी को बोलूं 500 टी शर्ट बनानी है। अब वहां पर वो कंपनी बोले कि भैया एक पीस का 500 रुपए लेंगे, ठीक है, एक ने टेंडर में भर दिया एक पीस का 500 रुपए लेंगे, दूसरे ने बोला कि 450 में कर देंगे पर पीस का, तीसरे ने बोला कि 400 में कर देंगे, ठीक है, और इसी के साथ में क्वालिटी भी मेंटेन रखेंगे। तो जिसका जो सबसे लोवेस्ट बोली होती है अच्छी क्वालिटी के साथ में, उसका जो टेंडर होता है उसको मिल जाता है। तो इस तरीके से जो लोवेस्ट बोली निकालता है सही क्वालिटी के साथ में टेंडर उसको मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये होती है बोली लगाना, टेंडर वाला काम। तो ये मॉडल हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो खर्चा आता है
गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है उनके लिए यहां पर ये, तो ये लगभग जीडीपी का जो हमारी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका हमारी कंट्री में 30% है लगभग जीडीपी का खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के इन सब चीजों में, और लगभग 15% जो होता है वो ग्लोबल लेवल पर खर्च होता है, यानी कि हमारी कंट्री में लगभग 15% ज्यादा खर्च होता है एज कंपेयर टू जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर देखने को मिलता है। तो टेंडर वगैरह निकाला जाता है और बिडिंग वगैरह लगाई जाती है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है। एक तो हो गया बोली लगाना, डायरेक्ट वहां पर बिडिंग करना, टेंडर एक तरह से पहले टेंडर भर के दे दिया कि भैया इतना दे सकते हैं हम लोग, तो दोनों ही प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं, पता होना चाहिए कि चलता कैसे है चीजें, ठीक है। तो ये है यहां पर एक न्यूज। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर यह है बिहार के बारे में। बिहार जो है हमारी कंट्री में ये राज्य आप लोग यहां पर एग्जैक्ट देख सकते हैं कौन कौन सा राज्य इसको टच करता है। यहां पर उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, इधर आप लोग देखिएगा इसको झारखंड टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल हो गया यहां पर, और यहां पर जो आप लोगों को ये बताना है बस यहां पर ये राज्य इसको फिलहाल टच करें। वेस्ट बंगाल में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार आप लोगों को, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जरूर याद रखिएगा। ऊपर यहां पर सिक्किम हो गया, टच नहीं करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है, बिहार की ओनली नेपाल के साथ में टच करती है, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करें तो थोड़ा सा अब न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। न्यूज में क्या बोला गया है, बिहार के अंदर फर्स्ट स्टेट लेवल जो बर्ड फेस्टिवल देखने को मिल रहा है जिसका जो नाम यहां पर है ये है कालरव, ठीक है, कालरव, ठीक है। तो कालरव बोला जाता है बेसिकली इसको। तो ये फेस्टिवल है यहां पर, ये दो आप लोगों को बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी, एक का है नेवी, एक का है नेगी, एक का नाम है यहां पर नकटी, ठीक है। तो नेगी नकटी, हालांकि अलग अलग यहां नकटी, हाँ नकटी है क्या क्या नाम रख देते हैं ना, तो यहां पर अलग अलग नाम दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है जामुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, ठीक है। तो जामुई डिस्ट्रिक्ट, तो नागी और नकटी जो है यहां पर ये जामुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर दो अलग अलग सेंचुरी हैं। तो यहां पर जो नेगी डैम है और जो नेक्टी डैम है ये अलग अलग डैम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दो सेंचुरी है पर लेकिन इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ में मिले हुए, इतना प्यार है इन दोनों के बीच में कि इनको एक ही नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे मजनू लैला, हीर रांझा, तो इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ में जुड़ गए कि एक ही साथ में नाम लिया जाने लगा, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये एक बर्ड सेंचुरी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये काफी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा इसको जाना जाता है, क्योंकि यूरेशिया के अंदर से, सेंट्रल एशिया के अंदर से, आर्टिक सर्किल के अंदर से, रसिया के अंदर से, नॉर्दर्न चाइना के अंदर से, अलग अलग रीजन से यहां पर आप लोग को जो पक्षी हैं वो आते हुए नजर आएंगे। लगभग 136 जो स्पीसीज है बर्ड की वो यहां पर स्पॉट की जाती है, यानी कि देखने को मिलती है अलग अलग तरीके की। एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में तो याद रखिएगा कम से कम। इसको बोलते हैं बार हेडेड ग्रीस, ठीक है। तो बार हेडेड जो गीस है यहां पर ये, तो ये इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा अगर देखें यहां पर ग्लोबल में 3% आप लोगों को जो देखने को मिलता है, अराउंड 1600 के करीब जो बार हेडेड जो यहां पर गीस है ये। पिक्चर भी आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, इसको वैसे हंस या फिर कल हंस के नाम से भी आप लोग जानते हैं अगर हिंदी में इसको बोला जाए, तो ये इस तरीके का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो बोला गया ये बोला गया कि यहां पर ये जो है 3% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन, तो ये जो वैरायटी है आप लोगों को देखने को मिलेगी ये वेटलैंड में यहां पर ये बेसिकली आइडेंटिफाई की जाती है। और आज के डेट में जो वेटलैंड इंटरनेशनल है और इसी के साथ में जो बर्ड इंटरनेशनल है, इनके द्वारा भी यहां पर जो नेगी डैम बर्ड सेंचुरी है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि काफी लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल लेवल की जो बर्ड है यहां पर देखने को मिलती है, और ये काफी यूनिक फिनोमिनन है जिसके वजह से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो वेटलैंड इंटरनेशनल है ये ग्लोबल लेवल की एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड होती है कंजर्वेशन के लिए और रिस्टोरेशन के लिए वेटलैंड को, यानी कि जो भी जैसे झील वगैरह हो गई इनके बारे में बात की जा रही है। और जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ये ग्लोबल पार्टनर है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, एनजीओ जिसको आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो ये जो हैबिटेट है इनकी जगह है, जो पक्षी हैं और ग्लोबल जो बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर काम करती है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन रखा जा सके, वो खत्म न हो। आज की डेट में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से बात करें या फिर जो इरिगेशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ से जो उनका झगड़ा चलता है, कई सारी और ऐसी फिशिंग साइट की वजह से, तो कई सारी जो बायोडायवर्सिटी जो सेंचुरी है यहाँ पर वो थ्रेट में पड़ जाती है इन सब रीजन को देखते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनता बढ़ रही है, रहने की जगह, खाने की जगह चीजें कम मिल रही है, तो इसके चलते ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक हल्का सा आइडिया रखेगा, मैच करने के लिए भी आ जाता है। जैसे स्टेट पीसीएस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कहां पर क्या क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस के बारे में ये न्यूज है यहां पर, और जो डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, हाई एल्टीट्यूड जो ड्रोन है उसके बारे में बात की जा रही है। ड्रोन जो एक तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, आज के डेट में तो दुनिया भर के ड्रोन जो है बहुत सारे लोग लिए घूमते हैं, तो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे ड्रोन वगैरह जो होते हैं रिमोट से उड़ाने वाले जो हवाई जहाज होते हैं ना, उस टाइप के आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रोन होते हैं ये कई बार सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी यूज किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी है, यस या फिर नो, जिसने देखी है वो यस बताइए और जिसने देखी नहीं है वो नो बताइए। आप लोगों ने देखा होगा उसमें गरुड़ा नाम का जो वहां पर
ड्रोन यूज किया गया है उनके रास्ते को बताने के लिए। तो इस तरीके का ड्रोन के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो ड्रोन है यहां पर, ये अभी हमारी कंट्री में जो आर्मी के लिए ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हमारी कंट्री में, और ये हाई एल्टीट्यूड जो ड्रोन है यानी काफी ऊंचाई पर ये ड्रोन उड़ाए जाएंगे। ये कौन सी कंपनी है हमारी कंट्री में, इसका नाम है आइडिया फोर्स। ठीक है, तो ये कंपनी आइडिया फोर्स जो है इसको यहां पर 20 मिलियन का मतलब मोटे तौर पर बोलिए तो 200 लाख, यानी कि मिलियन का मतलब होता है 10 जो लाख होते हैं 1 मिलियन के अंदर, तो जब मिलियन बोले तो 10 की मल्टीप्लाई कर लेके लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ये लगभग आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलिए तो 2 करोड़ का यहां पर ये टारगेट देखने को मिल रहा है जो इनको यहां पर अभी ये एक जो कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है। तो ये जो आइडिया फोर्ज है हमारी कंट्री का एक स्टार्टअप हमारी कंट्री में स्टार्टअप जो है ये आईआईटी जो बॉम्बे है उसके जो एलुमिनी है उससे पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा बनाया गया था। तो हाई एल्टीट्यूड जो वेरिएंट है यहां पर स्विच जो ये अनमैन्ड एयर जो व्हीकल होता है उसका ये इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा और सर्विलेंस के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एक तो हमारी कंट्री में बनाया जाएगा, हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी होगी, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ से बाहर की कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है। अपनी ही कंट्री में हम लोग इसको अगर बना लेते हैं अच्छे तरीके से, अपनी ही कंट्री में इसको यूज कर पाएंगे तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आगे चलकर हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे पड़ोसी कंट्री हो गए भूटान, नेपाल, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, और अगर पाकिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान को भी दे देंगे कि भैया तुम भी खेल लो तो यानी कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड जो स्टार्टअप है अगर वो इस तरीके से ग्रो करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंस इंडस्ट्री में भी हम लोग अपनी ही कंट्री में अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। ये जो हाई एल्टीट्यूड ड्रोन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, इसके बारे में अगर कुछ और बातें हम लोग जानने की कोशिश करें तो ये हाई एल्टीट्यूड जो वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्विच यूएवी यानी कि यहां पर अनमैन्ड एयर व्हीकल बोलते हैं इसको, ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। वर्टिकली मतलब ऐसे कैसे उठ के ऐसे कैसे बैठ सकता है, ठीक है, तो ऊंचाई तक जा सकता है खूब। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑपरेशन चला सकता है, काफी एक उल्टे सीधे इन्वायरमेंट के अंदर भी जो काफी टफ इन्वायरमेंट है। इसी के साथ में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉन्सिनेंस यानी कि एक तरीके से निगरानी और सैनिक एक परीक्षण के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आर्मी मिशन के लिए, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर यूज करेगा इसको बोलते हैं फोटो जो ग्रामेट्री होती है उसको बेसिकली यूज करेगा। ये क्या होता है इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये पिक्चर आप लोगों को समझाएगी, ये पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो किसी भी एक स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू लेना यहां पर और फिर उसके बेस पर अपनी तैयारी करना, तो ये इस तरीके के काम काफी आसानी से करता है। यानी कि आप लोगों को पता रहेगा कैसे पहाड़ है, पर्वत है या क्या क्या चीजें हैं, सारा इमेज की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा और फिर आप लोग उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें तो क्राउड मॉनिटरिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर जो एग्रीकल्चर में कहां पर क्या क्या चीजें उसको प्रिसाइज एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, माइनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो और भी कई सारे यूजेस है, पर फिलहाल अभी आर्मी के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में और क्या कॉन्ट्रैक्ट है और क्यों न्यूज में है, ये कुछ बातें हैं, अगर याद रखेंगे तो लंबे समय तक आप लोगों को चीजें फायदा पहुंचाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूज जो है यहां पर ये हेल्थ के बारे में, पर हमारी हेल्थ के बारे में नहीं है, ये जानवरों की हेल्थ के बारे में बात कर रही है। क्या बात करें यहां पर एक डिजीज है जिसका बीमारी का नाम है, इसको बोलते हैं यहां पर लंपी स्किन डिजीज। तो लंपी स्किन डिजीज जिसको एलएसडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये हमारी कंट्री में देखने को मिली जो रिसेंटली इसका इन्फेक्शन, नॉर्मली हमारी कंट्री में बीमारी देखने को नहीं मिलती थी पर अभी यहां पर देखने को मिली, जो कि जानवरों के लिए काफी खतरनाक बीमारी है। तो जैसा आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके की मोटे मोटी फुंसिया टाइप की हो जाती है यहां पर, और फिर ये लटकती है थोड़ी मस्से टाइप में और फिर आगे से इनका मुंह खुल जाता है, यानी कि एक तरीके से फिर ये फट जाती है। तो कई सारे जो जानवर है उसकी जान चली जाती है, लगभग 10% जो जानवर है उनकी जान चली जाती है इस पर्टिकुलर बीमारी से। जो कैटल या फिर बफेलो है उनको देखने को मिलती है, और इसमें लंपी स्किन जो डिजीज वायरस है LSDV ये यहां पर रोल प्ले करता है। तो 5 सेंटीमीटर तक डायमीटर की यहां पर ये फिंगर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है बॉडी पर ऐसे ऐसे लटक जाती है इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है फिर आगे से इनका ऐसे माउथ खुल जाता है, तो ये काफी घाव टाइप में फिर आगे बन जाता है, यानी कि एक घाव बन जाता है फिर बॉडी के अंदर। तो आप लोग समझिए फिर उसमें किस तरीके के इंफेक्शन हो सकते हैं। तो इसकी ये बीमारी है। अभी फूड एंड एग्रीकल्चर और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको FAO आप लोग बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा बताया गया कि इसकी वजह से 10% जो जानवर है हमारी कंट्री में उनकी जान चली जाती है। और खासकर ये जो बीमारी है ये मच्छर हो गए, फ्लाई हो गए, या फिर दूसरे जो जिस तरीके से दूसरी चीजें जो यूज की जाती है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो गया, ठीक है, जो यहां पर जो एक तरीके से फूड वगैरह कुछ ऐसा खा लिया जो कि लार के थ्रू इनकी बॉडी में चला जाता है, तो ये कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो कंट्रोल और प्रिवेंशन है इसका, एक तो वो ये किसी को जानवर को हो जाते हैं तो क्वारंटीन कर दो, जैसे कोविड-19 में आप लोग क्वारंटीन किया जा रहा था। वैक्सीन वगैरह या फिर जो मांस वगैरह खाया जाता है जानवरों से रिलेटेड, वहां पर चीजों को रोका जाए। और इसी के साथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तौर पर आप लोगों को चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, यानी कि इसका कोई दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, बस आप प्रिवेंट किया जा सकता है आप लोग चीजों को दूर रखकर थोड़ा सा।
और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप लोग प्रिवेंट कर लेते तो बीमारी होगी नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर बात करें तो इसका इंपैक्ट जो है कंट्री के अंदर, तो ये खासकर जो डेयरी फार्मर है, मान लीजिए कोई किसान है, अब उसके पास में जमीन तो है नहीं, बेचारा लैंडलेस फार्मर है, उसने क्या किया, उसने अपना कोई इस तरीके की जानवर रख रखे हैं 2-3 और उनको बीमारी हो गई और उसके पास में जमीन भी नहीं है, तो जैसे तैसे चारा डालता उनको खरीद कर, उसके बाद में दूध वगैरह बेचा करता, अपना घर चलाता। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली और कई सारे जानवरों की जब जान जाती है तो किसान की तो कमर से टूट जाती है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत एक, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि उन्हें कहते हैं कि एक धन की तरीके से देखा जाता है उसको, जानवरों को, क्योंकि जानवर जो है वो किसान के साथ में काफी जो ह्यूज लेवल पर कनेक्ट रहते हैं। हालांकि आज तो मशीन वगैरह ज्यादा हो गई है, पहले बैल वगैरह, जैसे मेरे ताऊजी जो हुआ करते थे बैल चलाया करते थे, हल यूज किया करते थे। ठीक है, आजकल में तो ट्रैक्टर वगैरह चलने लगे हैं। तो अभी याद है हमें, जैसे हम चलते नहीं बैल चलते हैं, तो बैल के पीछे जैसे ये इस तरीके का पैंटा होता है जो एक सार करने का काम करता है जमीन को। ठीक है, ये जो खींचने के लिए बैल का रहता है, तो इस पे बैठा करते थे कई बार हम लोग। ठीक है, जानबूझकर कई बार पीछे गिर जाते थे मिट्टी के अंदर ये सारी चीजें, अजीब दिन थे वो भी, अजीब नहीं मतलब बहुत प्यारे दिन थे वो भी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और काफी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ये कोरोना वायरस के बारे में है। कोरोना वायरस को, जिसको इसका वायरस है, इसको SARS-CoV-2 के नाम से आप लोग जानते हैं, बीमारी का नाम है कोविड-19। ठीक है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये है कोरोना वायरस का नाम। ठीक है, और बीमारी का नाम कोविड-19। तो अभी यहाँ पर जो जर्मनी के अंदर बोन जो यूनिवर्सिटी है वहां पर अभी एक स्टडी की गई, उनके द्वारा डेवलप किया गया है नोवल एंटीबॉडी, जो फ्रेगमेंट होते हैं जिनको नैनोबॉडीज बोला गया है। यानी कि एंटीबॉडी एक बड़ी चीज हो गई, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हो गए उनको यहां पर बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है नैनोबॉडीज। तो नैनो मैगजीन देखो कितनी न्यूज में आ रही है तो नैनोबॉडीज हो गई यहां पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो नैनोबॉडीज क्या होती हैं, जैसे आपकी बॉडी में किसी वायरस ने अटैक किया तो आप लोगों की बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, पहले वो लड़ता है बीमारी के साथ में। जब वो बेचारा लड़ लड़कर थक जाता है, हार जाता है, उसके बाद में बीमारी उसको शरीर को कंट्रोल कर लेती है। पर लेकिन अगर इम्यून सिस्टम आप लोग का अच्छा है तो कई बार उसको मारकर भगा देता है वो। पर लेकिन जब जब यहां पर जो बीमारी आप लोग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है तब फिर आप लोग को दवाइयों की जरूरत होती है। तो यहां पर दवाई जो है वो आप लोग की बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट करती है, जिससे कि आप लोग की बॉडी फिर से क्षमता हो जाती है उसकी लड़ने के साथ में, वायरस के साथ में या फिर बीमारी के साथ में। तो एंटीबॉडीज को भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर नैनोबॉडीज बोला जा रहा है, जो कि यहां पर जो स्ट्रक्चरल चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा वायरस को टारगेट करने के लिए, वायरस की जो सेल को टारगेट करने के लिए। और अनएक्सपेक्टेड और इसी के साथ में नोवल मोड है यहां पर एक्शन का, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। सबसे बड़ी बात ये, एक बार कंट्रोल कर लेंगे तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि उसको फिर कंट्रोल करके उन्हें कहते हैं पटक पटक के मारेंगे, धोबी पछाड़ दांव इसके ऊपर तो जो वायरस है उसको बॉडी से निकाला जा सकता है, वो नो लॉन्गर यहां पर प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एंटीबॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट वेपन होता है इम्यून सिस्टम का, जैसे देखें। और ये इस तरीके से जो सरफेस होती है उसको बांध लेते हैं वायरस की, ताकि उसको खत्म किया जा सके वहीं पर। और नैनोबॉडीज क्या है, ये फ्रेगमेंटेड एंटीबॉडीज हैं, जैसे छोटे छोटे एंटीबॉडीज होगी और लेस एक्सपेंसिव है। तो ये इसी तरीके से, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई बड़ा पैकेट कुछ खरीद के लेकर आ रहे हैं, उसमें से छोटा पैकेट खरीद लिया, मैगी का बड़ा पैकेट हो गया फिर छोटा पैकेट हो गया, ठीक है, कोई चीनी का बड़ा पैकेट हो गया फिर छोटा पैकेट हो गया, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आसान, सस्ती भी है और आसानी से काम भी करती हैं। तो ये एक काफी अच्छा तरीका ढूंढा गया है, बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये रिपोर्ट और सर्वे के बारे में बात करिए। तो रिपोर्ट क्या है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। बात की जा रही है अडॉप्शन गैप रिपोर्ट के बारे में। तो AGR क्या है, डायरेक्ट आप लोगों से अगर पूछा जाए तो इसको बोलते हैं अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये इंपोर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई, तो इसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उन कई सारी बातों में हमारी कंट्री कहां पर स्टैंड कर रही है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो UNEP के बारे में भी आप लोगों से मैं बात करूंगा। पहले आप लोग यहां पर बात करते हैं अडॉप्शन गैप रिपोर्ट के बारे में, उसके द्वारा क्या बोला गया है। तो अडॉप्शन गैप रिपोर्ट जो है वो यहां पर ये बातें कर रही है कि भाई साहब आने वाले टाइम में ना जो क्लाइमेट चेंज आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है ना, वो ऐसा इंपैक्ट डालेगा डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, जैसे हमारी कंट्री हो गई नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्री। तो इन कंट्री के ऊपर इतना इंपैक्ट डालेगा कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को उसको संभालने के लिए जितना आप लोग खर्च आज के डेट में कर रहे हैं ना, उसका 3-3, 4-4 गुना आप लोग खर्च करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा 4 गुना बोला गया कि आप लोग खर्च करना पड़ेगा। तो आज के डेट में मान लीजिए आप लोग 5 लाख करोड़ के करीब खर्च करें, तो आने वाले टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर 15 या फिर 30 या फिर यहां पर आज के डेट में 5 लाख करोड़ करें, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को 140 से लेके 30 बिलियन तक, या फिर 200 से लेके 250 तक आप लोगों को, आज के डेट में से 70 बिलियन करें ना, आने वाले टाइम में यहां पर 140 से लेके
300 बिलियन तक, या फिर 200 से लेकर 250 या फिर 500 तक भी आप लोग यहां पर खर्च करना पड़ सकता है। तो 2030 तक तो बोला गया यहां पर आप लोगों को लगभग ये 140 से लेकर 300 बिलियन तक करना पड़ेगा अगर 70 कर रहे हैं, और बोला गया 2050 तक आप लोगों को 500 तक भी करना पड़ सकता है इसको संभालने के लिए, जो प्रॉब्लम ये आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सुधर जाना चाहिए। ये क्या खर्चा कहां पर लिया जाता है, प्लानिंग करने के लिए क्या इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, तो पता चला बर्फ पिघल रहा है और ऊपर से यहां पर जो हमारे आइलैंड वगैरह है वो डूब रहे हैं, इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, पता चला हमारी खेती जो है उसका टेम्परेचर उसको कुछ और चाहिए था पर अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इतनी पैदावार नहीं हो रही है, उसको टैकल कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, ओशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसी के साथ में हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके चलते यहां पर जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, और जो भी यहां पर फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराते हैं इसके चलते, और फिर कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि ये चीजें रोकी जा सके, तो उन सबके खर्चे के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यानी कि जो बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इतना खर्चा आप लोग देखते हैं, कई कंट्री की जीडीपी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, जो छोटी छोटी कंट्री है उनकी इतनी। अगर बात करें इंक्रीज जो यहां पर ये एडॉप्शन कॉस्ट जो है ये बढ़ती जो नजर आ रही है, तो फाइनेंस जो है यहां पर वो काफी बड़ा एक रीजन यहां पर बन जाएगा जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर इनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो यहां पर एक गैप होता चला जाएगा, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास में फाइनेंस रिसोर्सेज नहीं है और जो डेवलप कंट्री है वो यहां पर देने के लिए तैयार नहीं है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान। तो फिर ये और प्रॉब्लम बढ़ती नजर आती है आगे आने वाले टाइम में, तो उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो टर्म यहां पर जो यूज की गई है एडॉप्शन फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर जो एडेप्टेशन फाइनेंस है उसको समझिए पहले। अगर यहां पर जो बात करता है बेसिक फ्लो फंड डेवलपिंग कंट्री को जाता है यहां पर हेल्प करने के लिए, ताकि जो डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको टैकल किया जा सके। तो कहां से आएगा, मैक्सिमम डेवलप कंट्री से आएगा। तो अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि चाइना और जो इंडिया है अपने आप को डेवलप कंट्री बनाए रखते हैं ताकि हमारी जैसी कंट्री से पैसे लेते रहें। तो यहां पर एशिया और अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा ऐसे इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहां पर यह बात की जा रही है कि इंडियन इनिशिएटिव क्या क्या है, अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो हमारी कंट्री में कई सारे इनिशिएटिव हैं। इनके ऊपर तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाए डायरेक्ट भी तो बन सकता है। पहले बात करें हम लोगों ने क्या करें, हम लोग यहां पर भारत स्टेज जो 4 था उससे डायरेक्ट हम लोग किस पर 6 पर शिफ्ट हो गए, यानी कि 5वां हम लोगों ने गायब कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज कर इन्वायरमेंट पर कितना कम इंपैक्ट हम लोग पड़े उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसको अडेप्ट करने की बात की जा रही है 2024 तक, पहले 20 तक बात की गई थी पर लेकिन हम लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। कोविड-19 ने भी कुछ काफी बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर डाला। ठीक है, तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको एनसीएपी आप लोग बोलते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। तो ये 5 साल का एक एडॉप्शन प्रोग्राम है जिसमें बोला गया 2024 तक हम लोग को पार्टिकुलेट मैटर जो यहां पर पोल्यूशन है और पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 को 20 से 30% तक हम लोग को लेकर आना है। बेस ईयर रखा गया ये क्या 2017। इसी के साथ में यहां पर 360 मिलियन जो हमारी कंट्री में एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये आप लोगों को बल्ब देखने को मिले। उज्ज्वला स्कीम जो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट की गई, तो इसके चलते माना जाता है कि हमारी कंट्री में 47 बिलियन जो यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है पर ईयर हम लोग उसको सेव कर पा रहे हैं, जिसके चलते 38 मिलियन टन कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर ईयर हम लोग उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो एक ह्यूज इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री के द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं। आगे बात करें तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू जो नेशनल सोलर मिशन है उसके तहत भी हमारी कंट्री में 2009 में लॉन्च किया गया था ये। तो इसके चलते भी हमारी कंट्री में जो अचीव करने की बात की जा रही है ग्रिड प्रायोरिटी 2022 तक, कोल बेस्ड जो थर्मल पावर है उसको 2030 तक, ताकि हमारी कंट्री में जो है ज्यादातर हम लोग कोयले के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड काफी लार्ज स्केल पर बनाता है। ठीक है, एम क्या है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, तो ये है बेसिक टारगेट। नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज है ये भी हमारी कंट्री का प्रोग्राम है, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि अवेयरनेस वगैरह फैलाई जा सके, जो आज के में खासकर जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट या फिर इंडस्ट्री या फिर कम्युनिटी है जो मिलकर साथ में काम कर सके क्लाइमेट चेंज के साथ में लड़ने के लिए। तो इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आज के डेट में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा बात करूं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, ये जो प्रोग्राम था ये 1972 में लॉन्च किया गया था। पहले तो बात आप लोग ये याद रखना, तो ये जो प्रोग्राम था ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली आप लोगों को जो यूरोप के अंदर देखने को मिलते हैं, पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है नैरोबी कीनिया के अंदर। ठीक है, तो कीनिया के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो आइए कीनिया लेकर चलता हूं। तो ये है हमारा गोला गोली जो भी तो गोला ही सही है, ठीक है, गोली बाद में बोल लिया करेंगे। ओके, तो ये है हमारा गोला। तो यहाँ पर आप लोगों को कीनिया देखने को मिल रहा है। ये तो नैरोबी होगी इसकी कैपिटल, अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर ये है अपनी धरती माँ। चलिए धरती माँ बोला करेंगे हमसे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ये नहीं कहते सुनील शेट्टी बॉर्डर मूवी में बोलता ना ये धरती मेरी माँ है, तो वो वाली बात हो गई। तो ये हो गया कीनिया। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट बॉडी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात कर रही है।
न्यूज हालांकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो यहां पर एक बार इस लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये बात कीजिए, यूएसए के द्वारा फिर से सैंक्शन लगा दिए गए हैं। फिर से क्यों लगाए गए हैं? पहले भी लगाए गए थे क्या? भी हाँ, बिल्कुल लगाए गए थे। पहले इसके ऊपर लगा रखे थे, 2015 में हटा दिए गए थे, और फिर से अब इसको अगेन यहां पर सैंक्शन लगा दिए गए हैं यूएसए के द्वारा क्यूबा के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसको ये लगता है यूएसए को कि क्यूबा जो है वो इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसकी सुन नहीं रहा है, और दूसरी कंट्री की हेल्प कर रहा है, टेररिज्म को फैलाने में काफी बड़ी हेल्प कर रहा है। तो इसके चलते जो रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट जो यूएसए का है वो यहां पर इसको कैटेगराइज कर चुका है कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्री है। तो इसके द्वारा बैन कर दिया गया यूएसए का जो फॉरेन असिस्टेंस दिया जाता था कंट्री को, बैन कर दिया गया डिफेंस एक्सपोर्ट और जो सेल होती थी यहां पर। इसी के साथ में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर जो दो और भी कंट्री अगर कुछ काम करती है, एक्सपोर्ट होता है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में सैंक्शन लगा दिया गया जो कंट्री है और पर्सन है, ठीक है, वो जो इंगेज रहते हैं कई सारी कंट्रीज के अंदर, उसके ऊपर भी। तो यहां पर सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और पहले यहां पर अब ये 3 कंट्री थी, अब क्यूबा भी इस कैटेगरी में ला दिया गया है यूएसए के द्वारा। तो यूएसए इनको सबको एक आंख से देखता है। पहले जब जो बराक ओबामा साहब थे तो वो काफी एक नरम रवैया रखते थे क्यूबा की ओर, क्यूबा के अंदर विजिट भी करने गए, नॉर्मल रिलेशन करने की बात की गई, पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर रायता फैला दिया। तो अब देखते हैं यहां पर ये आके कितना समेट पाते हैं इसको। तो ये है हमारी कंट्री, यहां से आप लोग देखिएगा ये पर्टिकुलर बात की जा रही है क्यूबा यहां पर, ठीक है। तो ये है क्यूबा यहाँ पे अच्छा, ये क्या दिख रहा है आप लोग यहाँ पर? कंट्री का नाम बता सकते हैं? चलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आप लोग बताइए इसका नाम बताइए, मैप में आप लोग क्या दिख रहा है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। जल्लीकट्टू का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये एक जो बुल होते हैं उसकी जो टैम होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसकी जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, तो बुल टेमिंग इसको बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो जल्लीकट्टू के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के अंदर 2021 में ये बेसिकली असेंबली इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर से ये न्यूज में आ गया। कई सारे पॉलिटिकल जो लीडर हैं यहाँ पर जल्लीकट्टू जो है बेसिकली उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये वही लीडर है जो पहले इसका अपोज कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर जैसे कि ये जल्लीकट्टू हो गया या फिर पोंगल फेस्टिवल हो गया, तो लोगों को लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब इतनी घटिया चीज मुझे ये लगती है, पॉलिटिशियन जो है हमारी कंट्री के, ये पॉलिटिकल गद्दी पर अगर आकर बैठ गए, लोगों ने इनके अंदर ट्रस्ट अगर दिखाया तो यार उसको पूरा करो ना। लोग आपको ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं ना, तो आप लोग उस ट्रस्ट को क्यों ब्रेक करते हैं? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, जबकि जिंदगी आप लोग की इसी में चल रही है। यानी कि पॉलिटिक्स जो है उन्होंने अपना करियर बना लिया है, ठीक है। अगर मैं एक टीचर हूं, ठीक है, तो बीइंग ए टीचर, अगर मान लीजिए मेरा प्रोफेशन टीचर हो चुका है कंप्लीटली, जो कि अब तक नहीं है, अगर ये आगे चलकर पूरा प्रोफेशन टीचर बनता है तो इसका मतलब ये कि मेरी जिंदगी जो है टीचिंग के ऊपर डिपेंड हो रही है। यानी कि टीचिंग से जो भी मुझे मिलेगा उसी से मेरी घर गृहस्थी चलेगी, और टीचिंग को ही मैं सीरियस नहीं ले रहा हूं, टीचिंग को ही मैं जो है टाइम पास करके लेके चल रहा हूं, तो आगे वाले टाइम में तो भूखा मर जाऊंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर कोई काम करते हैं, कहीं आप लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, आप लोगों की जॉब लग गई, और वो जॉब जो है वो आप लोग घर चला रही है, आप लोगों को जो सैलरी मिल रही है उसी से आप लोगों का काम चल रहा है, और उसी को आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो पता चला जॉब से आप लोगों को निकाल दिया, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? आप लोगों को तो लगेगा जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो अगर यहां पर हम लोग जो हैं, अगर इनको एक तरीके से, इनको जिस तरीके की हरकतें करते हैं सीरियस नहीं लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी इनको नकार दें हम लोग, तो इनके सबके करियर चौपट हो जाएं। जैसे जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, मैक्सिमम जो बॉलीवुड पर्सनैलिटी हाथ में कटोरा एक तरीके से आने वाला है उनके हाथ में, अगर कंटिन्यूअस ये चीजें चलती रही। क्योंकि आज के में आप लोग देखते हैं जो भी उनकी वीडियोज आती है सबके कमेंट ऑफ रहते हैं, लाइक डिसलाइक ऑफ रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अब तक भी जो जनता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे पता है क्या लग रही है, इतने लंबे समय तक यार कोई चीज चली नहीं है, वरना इनको ये लगता था मर गया चला गया बस, उसके बाद में सब भूल जाएंगे। पर लोगों के अंदर जो स्पिरिट अब तक ये मेंटेन है वो काफी अच्छी लग रही है मुझे, और होनी भी चाहिए। बॉलीवुड कर क्या रहा है? लग रहा है कि आप लोगों को कुछ टैलेंट है अंदर लोगों के, कुछ लोगों को छोड़कर रीमेक बनाए जा रहे हैं। मतलब साउथ इंडिया की रीमेक करने बैठ गए, कभी बॉलीवुड की, कभी हॉलीवुड की रीमेक करने बैठ जाते हैं। मतलब अपना दिमाग लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, पैसा कमा रखा है बस, उसको एक तरीके से उनको लगाया जा रहा है, उससे पैसे से पैसा कमाए जा रहे हैं, जनता का बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। कुछ टैलेंट लगाओ, कुछ यूज करो। दुनिया अपना टाइम लगाकर, टैलेंट लगाकर काम करती है, ये क्या करते हैं उसको चोरी कर करने बैठ जाते हैं। तो ये हरकतें आप लोगों को यहां पर इनकी देखने को मिलती है, जो कि काफी सोचने वाली बात है। चलिए जो भी है, तो यही बात यहां पर बेसिकली मैं बोल के आ रहा था, कहां पहुंच गया अच्छा, पॉलिटिशियन की बात कर रहा था। पॉलिटिशियन जो यहां पर वो एक तरीके से अब यहां पर ये फेस्टिवल हो गए, इनके अंदर अपनी रोटी सेकने आ गए हैं। जब से खत्म हो जाएंगे फिर यहां से निकल लेंगे सारे। तो जो ट्रेडिशन है लगभग 2000 साल पुरानी है, जो जल्लीकट्टू की ट्रेडिशन फॉलो यहां पर की जा रही है। तो ये जो ट्रेडिशन है यहां पर, जो बुल ओनर है वो प्राइज जीतता है यहां पर, अपना जो सांड को यहां पर जो छोड़ता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसे मदुरई हो गई, तिरुचिपल्ली हो गई, इसी के साथ में थेनी हो गई, यहां पर पुडुकोट्टी हो गई, ये दिनदुगुल हो गया इस डिस्ट्रिक्ट। तो ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर जल्लीकट्टी बेल्ट बोला जाता है इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को। तो ट्रेडिशनल वे में काफी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, जो कि यहां पर एक प्योर ब्रीड होती है बुल की, उसी से यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर बात करें तमिलनाडु शब्द में, अगर आप लोग बोले इसको जो जल्ली और ये जो कट्टू इसको बोला गया, इसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन, ठीक है। तो जो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोलते हैं यहाँ पर, जैसे आप लोग देख कुछ बांध भी रखा है यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको प्राइज की तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर जो कॉइन सिल्वर या फिर गोल्ड का यहाँ पर इसके ऊपर बांधा जाता है, जो इसको कंट्रोल कर लेगा वो सिल्वर या गोल्ड का कॉइन उसी का हो जाएगा। और ये कब खेला जाता है याद रखना, ये पोंगल जो फेस्टिवल होता है उस ड्यूरेशन में आप लोगों को ये गेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था क्योंकि एनिमल क्रूएल्टी देखने को मिलती थी और कई सारे लोगों की जान भी चली जाती थी, पर फिर प्रोटेस्ट हुआ काफी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं आप लोगों से। 2011 में सेंटर के द्वारा यहाँ पर जो ये बेसिकली फेस्टिवल था इसको बोला गया ये गलत है, यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2011 के नोटिफिकेशन को ध्यान में देते हुए कि गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो केस है अभी यहां पर जो केस है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रेफर किया गया, तो अभी यहां पर ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है ट्रेडिशन यहां पर ये बेसिकली प्रोटेक्ट करने की काम कर रही है जो कल्चर राइट होते हैं। देखिए कुछ लोग जो है इसको गेम की तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट है, क्योंकि कल्चर राइट में अगर आप लोग कल्चर में किसी चीज को फॉलो करते हैं तो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 29 है यहाँ पर ये राइट टू, जो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे राइट है उनसे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है राइट टू एनिमल, यानी कि जो एनिमल के राइट है ना, राइट्स ऑफ द एनिमल उनसे ज्यादा हमारे राइट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि एनिमल को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो उनको तो एक तरीके से उनके राइट का हो रहा है, पर हमारे कल्चर के राइट उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो ये बातें यहां पर, और कई बार ये भी माना जाता है अगर जल्लीकट्टू यहां से खत्म हो जाए तो जो ये बैल है जिनको पाला जाता है, ये जो ब्रीड यहां पर अब तक मेंटेन है, ये भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी, क्योंकि उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं रहेगा। तो ये आर्टिकल 29 जो है यहां पर ये राइट टू, ये यहां पर बेसिकली कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने की एक तरीके से राइट देता है हम लोग को, जो कि डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है। तो उसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल का डिस्कशन। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे तो बबीता के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। स्टेट ऑफ हार्मुज जो था यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था तो कहां पर ये लोकेटेड है, आप लोग देखते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोगों के सामने किस किस को कनेक्ट करता है, यहाँ पर ये कनेक्ट करता है, यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं गल्फ ऑफ ओमन और पर्शियन गल्फ को, और इधर आकर मिल जाता है कहां पर, ये है बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इधर होगा, ओके। तो पहले तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा था सार्क कंट्री, और जो यहाँ पर बेसिकली ये देखिए पिक्चर में बिम्स्टेक कंट्री और सार्क कंट्री में कौन सी कंट्री डिफरेंट है, तो ये बोला गया था। तो सार्क कंट्री में अगर आप लोग बात करिएगा आप लोगों को ना तो म्यांमार देखने को मिलेगा और ना ही थाईलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बेसिकली ये दो कंट्री जो बिम्स्टेक में आप लोग यहाँ पर इस साइड में आप लोग नहीं इनको देख पाएंगे। इसी के साथ में मालदीव जो है ये सार्क कंट्री में, ये आप लोगों को बिम्स्टेक में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अफगानिस्तान है तो यहाँ पर आप लोगों को सार्क में अफगानिस्तान है, तो अब बिम्स्टेक में आप लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही देखने को मिलेगा। तो एक डिफरेंस है इनमें आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें 8 कंट्री है सार्क में और यहाँ पर जो बिम्स्टेक है उसमें 7 कंट्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये 7 कंट्री बिम्स्टेक के अंदर में, और अफगानिस्तान पाकिस्तान 2, नेपाल इंडिया 4, भूटान और बांग्लादेश तो 6, और श्रीलंका और मालदीव 8। तो ये 8 कंट्री है यहाँ पर सार्क के अंदर में। तो डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है NISCAIR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। इसी के साथ में यहाँ पर यही बात मैंने आप लोगों से बोली थी, कई सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो ये बातें पूछते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये फंडा है कि लेक्चर जो है वो देखने को मिलता है, उसमें स्पीड काफी ज्यादा रहती है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़े दिन देखिए लेक्चर, मैं भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, पर लेकिन जब कई सारी चीजें डिस्कस करनी होती है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ताकि कुछ और बढ़ा दूं, वरना फिर टाइम पे भी देखिए मेरे ना आप लोगों ने मतलब लेक्चर में टाइम ज्यादा ले लूं तो दिक्कत, ठीक है। इसी के साथ में नेटफ्लिक्स हो गया, कई सारे सीरियल हो गए, कपिल शर्मा के शो हो गए, बैठे बैठे कई घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। पर लेक्चर अगर 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो तुरंत ये बोलने लगते हैं कि सर लेक्चर क्यों पढ़ा दिया इतना ज्यादा, ठीक है। तो ये कंडीशन है यार, इतना तो बोरिंग भी नहीं पढ़ाता हूं आप लोगों को, ऐसे जब आप लोग बातें बोल देते हो तो ये लगता है कि बोरिंग पढ़ा रहा हूं क्या मैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आप भी पढ़ो, मुझे कोशिश करता हूं कि इंटरेस्ट आप लोगों का बना रहे, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ओके। और एक बच्चे के द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलेगी कि सर ये लेक्चर इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, सर व्यूज इतने कम क्यों आते हैं। तो सीरियस बंदे यार कम है, सीरियस चीजें लोग ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। और बाकी आप लोग शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। तो आप लोगों को तो काम करना है, मैं तो ये काम करने नहीं बैठूंगा, मैं पढ़ाऊंगा फिर यही काम करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाओ ताकि और ज्यादा बच्चों को फायदा हो और ज्यादा लेकर देखें। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यार ये बेसिकली जो मैं भी समझता हूं, पर लेकिन क्या करूं, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं इस चीजों को लेकर। कई बार सोचता हूं इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। इंग्लिश और हिंदी वाला जो फंडा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी में चीजों को फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि सर हिंदी
को बेसिकली कन्वर्ट कर लो, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। तो यार देखिए वो ना फिर थोड़ा सा एक अलग टाइम हो जाता है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है सर, काफी अच्छा समझ में आता है सर, आप ही कुछ ऐसे लेक्चर बना दो सारे। तो ये सारे लेक्चर बनाना, या फिर एक बंदे ने बोला सर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो, ये सारे जो काम होते हैं ना ये सारे टीम के काम होते हैं, ठीक है। तो फिर वो एक अलग माहौल बन जाता है। तो ये वाली चीजें अगर देखो दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर टीम रखी जाए, तो फिर टीम के जो मेंबर आते हैं निकल के, तो फिर उनकी लिए फिर सैलरी उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फिर मुझे कुछ फीस रखनी पड़ेगी, तो वो वाला फिर फंडा चलना स्टार्ट हो जाता है फिर वहां से, ठीक है। हालांकि ये चीजें जो है अगर कम से कम प्राइस में अगर चीजें लेकर चली जाएं इस तरीके से, लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेक्चर तो ऐसे ही फ्री मिलते रहेंगे अगर कुछ ऐसा कुछ किया जाता है, पर लेकिन इसके ऊपर कई सारे बच्चे मुझे कई बार बोलते हैं कि सर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर बन जाए चीजों को लेकर तो कैसा रहेगा। तो यार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने मतलब कभी इनके बारे में मैंने सोचा नहीं था जब एक्चुअली मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली गई तो बच्चे आते चले गए। अब कई सारे बच्चे इस चीज के लिए बोलते हैं कि सर सब्जेक्ट पढ़ा दो, जैसे पॉलिटी पढ़ा रखा है सर, ऐसे दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा दो, पर लेकिन पूरा दिन जो है वो इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से जो लेक्चर बनेंगे तो उसके लिए प्रॉपर बंदे होने चाहिए कि आप लोगों को पीपीटी बनाकर देते रहे, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर ऑफिस चाहिए, पूरा उसके लिए प्रॉपर एक मेंटेनेंस का सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो फिर वो लाखों का खेल हो जाता है, अलग से रहने का किराया हो गया, उनकी सैलरी होगी, और भी कई सारी बिजली के बिल हो गए, और दुनियादारी कंप्यूटर वगैरह रखने, तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसके लिए। मैं क्या हूं, मैं अकेला लड़का या बंदा जो भी बोल रहा आप लोग, अपना लैपटॉप उठाता हूं, जहां मन करता है बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठ जाता हूं। तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मेरे लिए तो काम चल जाता है, पर लेकिन फिर वो एक अलग माहौल बन जाता है उस तरीके से, ठीक है। और जब तक ये देखिए हिंदी वाला तो मुझे कई बार पिंच करता है, इसको किस तरीके से पूरी पीडीएफ को जो इंग्लिश में रहती है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, तो ये वाली चीज तो मैं कई बार सोचता हूं। एक बार मैंने एक बंदे को कॉन्टेक्ट भी किया था इस चीज को लेकर, पर लेकिन फिर वही चीजें बैठ गई कि उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, मेरा इतना सिस्टम नहीं था कि मैं उसको उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकूं, वो भी पीपीटी कन्वर्ट कराने के लिए ओनली। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। तो मैंने कहा फिर कुछ तो खुद से ही कर लेता हूं, जैसे कि कुछ टर्म्स डालनी स्टार्ट कर दी, कोई शब्द बीच में आते हैं उसको हिंदी में करना स्टार्ट कर दिया। तो जहां तक मेरे से होता है वो तो खुद से ही करता हूं, पर लेकिन फिर जब चीजें चलेंगी तो उसके बारे में देखते हैं। अभी तो 5-6 महीने तो अभी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, पर लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर कुछ लगेगा तो तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बैठ के, ठीक है। आप लोगों को सजेशन लेकर ही काम चलेगा आगे, जैसे भी आप लोग बोलेंगे। अभी ऐसा कुछ मूड नहीं है, देखते हैं क्या किया जा सकता है आगे। इंटरनेशनल जो न्यूज है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, कई सारी चीजें इसके बारे में जानी। नेशनल न्यूज के बारे में जो हम लोगों ने बात की, ये हम लोगों ने जो बेसिकली देखा ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्या क्या खर्चा किया जा रहा है, ये सारी चीजें समझी। ये न्यूज थी काफी इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने समझी। बिहार के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस देखिए यार जब ऐसी बातें डिस्कस करता हूं ना, पता नहीं मेरा सर भारी सा होने लगता है मतलब एक वो नहीं है कि मैं सोचता हूं जो चीजें करना चाहता हूं, मैंने ये सोचा था, मैंने कहा सब्जेक्ट वगैरह जो है वो सारे पढ़ाकर डाल दो, ठीक है। पर लेकिन जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा दी, तो अभी आज के डेट में देखो जो बच्चे पॉलिटी देख रहे हैं उस टाइम पर जितने ने देख ली वो देख ली, अब नए बच्चे जो है उन तक वो चीजें पहुंच नहीं रही, तो कम बच्चे देख रहे हैं उसको। पहले जो था वो काफी ज्यादा बच्चों के द्वारा देखी गई, तो इस तरीके से फिर जो उस तरीके का रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। तो फिर ये लगता है कि क्या सही काम कर रहा हूं, तो फिर वो सोचने के लिए दिमाग चलने लगता है कि किस तरीके से किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो जिंदगी को बेसिकली पर्पज की कुछ पर्पजफुल जिंदगी बनाई जाए, ऐसा नहीं है कि बस आए और निकलिए। तो वो वाली चीजें भी कई बार माइंड में चलती रहती है। तो बहुत सारी चीजें यार ऊपर से पर्सनल लाइफ रहती है पैरेलल में, वो भी एक चीज है। तो यहाँ पर ये हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ में हेल्थ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जानवरों की हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की, यहाँ पर ये नैनो बॉडीज़ के बारे में कई सारी चीज़ें हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करी। रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर जो एडेप्शन गैप रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ये जल्लीकट्टू, ये सारी चीजें। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती है कई बार लोगों के साथ में, क्योंकि मैं जिस लेवल पर जाकर अकेला काम करता हूं, मुझसे जो भी बात करता है बोलता है कि यार 4 आदमियों का काम अकेले कर रहे हो, यानी कि उनको ये लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और वे साथ में आएंगे तो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन रहता है, क्योंकि एक बंदे के साथ मैंने कुछ दिनों तक हल्का फुल्का काम किया है, तो वो जो बंदा था वो काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, जो मैंने उसको जिस तरीके से बोला वैसे नहीं कर रहा है, अपने आप से खुद से काम नहीं कर रहा है, कॉपी पेस्ट मार रहा है इधर उधर से चीजें उठाकर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी, फिर पता नहीं मन खट्टा सा हो गया मेरा। तो ये आप लोगों के सामने, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है ये नैनो क्विज है। तो यहाँ पर बताइए क्या है इसमें, जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में बात की थी, केस क्या है यहाँ पर ये, जिसमें सेक्शन 66 से जो स्टक डाउन कर दिया गया था, ये आर्टिकल के बारे में बताइए। जीडीपी हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं और वर्ल्ड में कितनी खर्च हो रही है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है किस राज्य का ये फेस्टिवल है, ये आप लोग को बताना था। LSD क्या है ये आप लोग को बताना था। एडेप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है बताना, और आर्टिकल भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी ये हो गया आप लोगों के सामने क्विज।
ये जो क्विज है आप लोग देख लीजिए इसको, IOSCG क्या है यहाँ पर, बबल अरेंजमेंट क्या थी यहाँ पर ये, इसी के साथ में क्या टाइटल था, जो टाइटल यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर कहाँ पर डिस्कस किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट एक पर्टिकुलर एरिया के नाम चेंज करने की बात की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उस्मानाबाद है यहाँ पर ये, तो इसको चेंज किया गया, तो ये आप लोगों को देखने को मिला, क्या था इसका नाम वो देखने को मिला। एक अवार्ड दिया गया उसके बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, और हाईकोर्ट कौन सा है और ये केस कौन सा है। टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है, आंसर देख लीजिए आप लोग। तो ये आंसर आप लोगों के सामने, फिर ठीक है, ये सारे आंसर हैं। 50 मिनट से ऊपर हो जाते हैं फिर चिल्लाने लगते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारे लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।